हेलो बच्चों, हम बिम्बिसार को कंटिन्यू करते हैं कि उसने जो 4 रानियों से जो प्रमुख थी उनसे जब उसने मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित किया था वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, बहुत ही बेनिफिशियल रहा। क्यों? पहला तो उसने कौशल देवी से विवाह किया था जो कि प्रसन्नजीत की बहन थी, कौशल राजा, जो कि उसको काशी दहेज में मिला था। दूसरा, उसको चेलना उसकी पत्नी थी जो कहाँ चेटक की पुत्री थी, और उसने युद्ध प्रिय उन लिच्छवियों को भी शांत रहने को बाध्य कर दिया था जो मगध को निरंतर खतरा उत्पन्न कर रहे थे। तीसरा, उसने विंध्य राज्य के राजकुमार वासवी से विवाह किया था, और चौथा, उसने उत्तरी पंजाब के मद्र के राजा की पुत्री खेमा या शेमा से विवाह हुआ था। यह उसकी बिंबिसार की प्रमुख रानी थी। उसके इन वैवाहिक संबंधों का परिणाम यह हुआ कि उसका राज्य शक्तिशाली हो गया था और साथ ही उसका विस्तार भी हुआ। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों के साथ उसके संबंध भी मधुर हो गए और पड़ोसी राज्यों में उसका यश फैल गया। उत्तरी भारत में वह एक शक्तिशाली राजा गिना जाने लगा। अंग आसानी से उसके राज्य का एक प्रदेश बन गया। मैत्री स्थापित करके अवंती नरेश प्रद्योत भी उस समय एक शक्तिशाली नरेश था। बिंबिसार ने उसके साथ शत्रुता न करके मैत्री स्थापित की। प्रद्योत जब पांडु रोग पीलिया से बीमार पड़ा तो बिंबिसार ने अपना चिकित्सक जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा और इससे दोनों शक्तिशाली नरेश आपस में मित्र बने रहे। इसी मित्रता की नीति के कारण गंधार नरेश पक्कू साती ने अपना एक राजदूत मगध दरबार में भेजा था। बिंबिसार के इन वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों का परिणाम यह हुआ कि सैन्य शक्ति प्रधान राजा बिंबिसार अपने साम्राज्य का विस्तार करने में काफी सफल रहा। युद्ध नीति से बिंबिसार एक सफल राजनीतिज्ञ व साम्राज्यवादी शासक माना गया है। अंग नरेश ब्रह्मदत्त ने बिंबिसार के पिता का अपमान किया था, अतः उसने बदला लेने की नियत से अंग राज्य पर आक्रमण किया। युद्ध में राजा ब्रह्मदत्त मारा गया और उसकी मृत्यु पर अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया गया और अजातशत्रु को उसका प्रशासक बना दिया। इस प्रकार मगध राज्य एक विशाल राज्य बन गया। महावग ने लिखा है कि बिंबिसार के अधीन 80,000 ग्राम थे। महावग से ही ज्ञात होता है कि उसका राज्य 300 योजन था। अठकथा बुद्धघोष द्वारा लिखित से ज्ञात होता है कि उसने वैवाहिक संबंधों व युद्धों से अपने साम्राज्य को दुगुना कर लिया था। बिंबिसार का धर्म, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार प्रथम वैदिक धर्म का अनुयायी था। बाद में महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कई विद्वान इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि जब बिंबिसार राजा के राजपुरोहित ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तब राजा बिंबिसार ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। परंतु जैन साहित्य में बताया है कि बिंबिसार जैन धर्म से प्रभावित था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने वैलुवन बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। अपने वैद्य जीवक को उसे बुद्ध की चिकित्सा के लिए भेजा था। उधर जैन ग्रंथ उसे जैन धर्म का अनुयायी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्यान सूत्र में लिखा है कि बिंबिसार स्वयं महावीर स्वामी के पास गया था और उसने प्रभावित हो जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। दीर्घ निकाय से बोध होता है कि बिंबिसार का ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उदार दृष्टिकोण था। बिंबिसार ने सोनदन नामक ब्राह्मण को चंपा को पूरी आय दान में दी थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि बिंबिसार ने एक आदर्श भारतीय शासक की भांति अपने राज्य मगध में प्रचलित सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया था। शासन प्रबंध की बात करें आप, बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी और इससे पूर्व मगध की राजधानी कुशापुर गिरिव्रज थी। से सुरक्षित नहीं था। कौन सा? गिरिव्रज। तो बिंबिसार ने सुरक्षा की दृष्टि से राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। वज्जियों के आक्रमण से बचाए रखने की दृष्टि से उसने इस नगर को एक दुर्ग के रूप में बनाया था और यह पटना से 50 मील दूर था और इसके अवशेष अब भी पूर्व राजगिरी नामक ग्राम में मिलते हैं। इसका निर्माता वास्तुकार महागोविंद था। हेनसांग ने इसका उल्लेख किया है, परंतु फायान ने इस नगर की स्थापना बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु द्वारा बताई है। बुद्धघोष ने इस नवीन राजधानी को बिंबिसारपुरी कहा है। निसंदेह बिंबिसार एक राज्य निर्माता के साथ साथ एक सुप्रशासक भी था। पाली साहित्य से बोध होता है कि उसका शासन सुसंचालित तथा सुगठित था। प्रशासन में वह कठोर नीति का अवलंबन करता था।
किसी अपराधी के साथ पक्षपात या अनुचित दया का व्यवहार नहीं किया जाता था। राज्य का अधिकांश भाग उपजाऊ था, इस कारण आय अच्छी हो जाती थी और उसके कर्मचारी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसको प्रशासन में सहयोग देने वाले पदाधिकारी थे। कौन कौन? जैसे उपराजा, यह केंद्र में राजा की सहायता के लिए होता था। संभवतः यह पद राजपुत्र को ही दिया जाता था। बिंबिसार ने इस पद पर अपने पुत्र दर्शक को आसीन किया था। दूसरा, मांडलिक राजा, ये विभिन्न प्रदेशों के अधिकारी होते थे। यह पद उच्च कुल के सामंतों को दिए जाते थे। तीसरा, सेनापति, इस पद पर अनुभवी व्यक्ति ही नियुक्त किया जाता था। उसका कार्य सेना का गठन करना तथा युद्ध संचालन करना था। चौथा, महापात्र, यह अधिकारी सेनापति के नेतृत्व में कार्य करते थे। कर वसूल करना भी इनका कार्य था। पांचवा, ग्राम भोजक, यह गांव का मुखिया होता था। गांव में भूमि कर वसूल करना इसका प्रधान कार्य होता था। बिंबिसार अपने मंत्रियों का चयन बड़ी सतर्कता से करता और उनके परामर्श की कभी उपेक्षा नहीं करता था। अधिकारियों को उनके कार्य के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में बांट रखा था और उपेक्षा करने वाले अधिकारी को निकाल दिया जाता था। अब हम जहाँ न्याय की बात करें तो बिंबिसार के शासनकाल में न्याय व्यवस्था कठोर थी। उसके समय की न्याय व्यवस्था का पता हमें विनय पिटक नामक ग्रंथ से चलता है। कानून का उल्लंघन करने वाला दंड से बच नहीं सकता था। कारावास के अलावा लोहे से दागने, जीवा काटने, पसलियां तोड़ने, अंग विच्छेद व मृत्युदंड भी उसके काल में प्रचलित थे। न्यायाधीश को व्यावहारिक महामत भी कहा जाता था। यदि राज कर्मचारी अपराध करता तो उसे पदच्युत कर दिया जाता था। अनुचित मंत्रणा देने पर बड़े अधिकारियों को भी दंडित किया जाता था। इसके विपरीत ईमानदार व सुमंत्रणा देने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाता था। ग्राम भोजक लगान वसूल करता था तथा शांति व व्यवस्था रखता था। कला एवं ज्ञान विज्ञान, राजा बिंबिसार कला एवं विज्ञान में भी रुचि रखता था। समय समय पर वह इनको प्रोत्साहन दिया करता था। उसके द्वारा बसाई गई राजधानी राजगृह उसके वैज्ञानिक ज्ञान का अच्छा परिचय देती है। उसकी राजधानी में तपस्वी व धर्माचार्य पर्याप्त संख्या में बसते थे। राजधानी में भवन निर्माता महागोविंद था। बिंबिसार की मृत्यु पर आते हैं। महावंश के अनुसार ऐसे प्रतापी राजा के अंतिम दिन सुखद व्यतीत नहीं हुए लगते। उसके जीवन का अंत जेल में उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार मुगल वंश के प्रतापी सम्राट शाहजहां का हुआ था। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने जेल भेज दिया तथा उसका वध करवा दिया। इसकी पुष्टि बुद्धघोष तथा बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक ने भी की है। बौद्ध ग्रंथों से बोध होता है कि अजातशत्रु ने अपने चचेरे भाई के उकसाने पर ऐसा किया था। अंत में उसका भोजन भी बंद कर दिया था। इस प्रकार वह अन्न व जल के अभाव में इस दुनिया से विदा हुआ। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार उसने जहर खा लिया था। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि उसका वध उसके पुत्र कुणिक अजातशत्रु ने ही किया था। वह अपने पिता के दीर्घकालीन शासन से द्वेष रखने लगा और उसके भतीजे देवव्रत ने अजातशत्रु को पिता का वध करने को प्रोत्साहित किया, परंतु वी स्मिथ इस घटना पर विश्वास नहीं करते। वे उसका अंत जेल में अवश्य मानते हैं, पर अजातशत्रु द्वारा उसका वध स्वीकार नहीं करते। जैन ग्रंथ भी अजातशत्रु को पितृहंता नहीं मानते। जैन परंपरा स्पष्ट करती है कि अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागृह में अवश्य डाला था, परंतु जब उसने अपनी माता चेलना से यह तय हुआ कि बिंबिसार उसे कितना प्यार करता था, तो वह भारी लोहे की गदा लेकर पिता को मुक्त कराने कारागृह पहुंचा। परंतु बिंबिसार को अपने पुत्र की नियत पर शंका हुई और वह विषपान करके इस लोक से विदा हो गया। महावंश के अनुसार उसने 52 वर्ष राज्य किया, जबकि पुराण बताते हैं उसने 28 वर्ष राज्य किया। अब हम आते हैं बच्चों सम्राट अजातशत्रु, जिसका टाइम पीरियड था 492 से 462 ईसा पूर्व। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करें।